बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरसीज़ की रिटर्न किस तरीके से करनी है और बाकी लोगों से ओवरसीज़ की जो रिटर्न है वो कहाँ पे मुख्तलिफ है, बाकी सेम है, और जिस जगह पे वो मुख्तलिफ है उसको हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि एक गलती अगर आपने वो वाली कर दी तो फिर आप ओवरसीज़ नहीं रहेंगे। तो इस बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आप अगर अपने तौर पे ओवरसीज़ बन के इसको रिटर्न को फाइल करते रहेंगे और वो वाली गलती आपने कर दी तो फिर आप ओवरसी कंसीडर नहीं होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, होप सो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और आपका अगर इसके मुतल्लिक कोई भी कमेंट्स हो जहाँ पे आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल पे अगर नए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस तरह की, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि आपको पता है 2026 का रिटर्न फॉर्म आ चुका है, और 26 का रिटर्न फॉर्म जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये वाली डिटेल्स को हमने करना है फिल, और उसके बाद फिर ये है कि हम अपनी रिटर्न को आगे लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको जैसा कि मालूम है कि अगर आप इस पे रिटर्न फाइल करने लगे हैं और आपको ये वाला पेज नहीं मिलता और आगे आपको प्रोफाइल की तरफ रीडायरेक्ट करता है, तो दैट मीन कि आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं, 2-3 मौजूद हैं। आपका कोई उसके रेलिवेंट क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिंक दे दिया जाएगा, वो वीडियो आप देखिएगा, आपकी प्रोफाइल वाला जो इशू है वो हल हो जाएगा। तो इसमें पहले हमने वीडियो बनाई थी इनकम फ्रॉम सैलरी, तो अभी जो है ओवरसीज़ की है। ओवरसीज़ है उनका प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। अगर उसका कोई रेलिवेंट बिजनेस है तो वो बिज़नेस मस्ट यहाँ पे शेयर करे। अगर इवन वो किसी कंपनी में एओपी है तो एओपी का भी जो प्रॉफिट है वो शो करने के लिए उसको इनकम फ्रॉम बिज़नेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ कर लेते हैं कि वो अगर इनकम भी है उसकी फ्रॉम बिज़नेस, तो फिर इसको क्लिक करना पड़ेगा। कैपिटल गेन अगर उसको शेयर्स वगैरह से या प्रॉफिट्स वगैरह बैंक से आ रहे हैं तो कैपिटल गेन वगैरह में उसको करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स एंड एसेट्स, वो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स और एसेट पे है तो, और यहाँ पे उसका अगर एग्रीकल्चर भी है तो फिर वो कर देंगे। तो अगर बिल्कुल ही उनकी नो इनकम है तो स्ट्रेट अवे नो इनकम कर देंगे। और फिर इसको आगे जो मैंने आपको बताया था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है, हैव यू स्टे मोर देन 183 डेज़ इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो यहाँ पे अगर आप तो यस कर देंगे तो फिर आपका पाकिस्तान में स्टे 183 डेज़ हो जाएगा और आप रेजिडेंशियल हो जाएंगे। और अगर नो करेंगे तो फिर आप नॉन रेजिडेंट होंगे। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल लाजमी रखना है। अगर इस तरीके से आप फाइल करेंगे तो आप रेजिडेंट होंगे, वरना आप नॉन रेजिडेंट होंगे। तो फॉर्म को आगे स्टार्ट करते हैं। फॉर्म जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से फॉर्म का इंटरफेस नज़र आएगा। सपोज आपका इनकम सोर्स कोई और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कर सकते हैं, और अगर नो इनकम करेंगे स्ट्रेट अवे ये सब ख़त्म हो जाएगा और फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसा कि ये बड़ा सिंपल सा फॉर्म आ गया है और इसमें नो इनकम है। अब बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं, आप ओवरसीज़ हैं और साथ आपकी नो इनकम है। तो इस तरीके से ये फॉर्म अपने उसी हर जगह पे, जिस जगह पे आप जिस स्टेज पे इसको चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। तो हम प्रीवियस फॉर्म पे जाते हैं जिसमें ये था हमारा रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एंड एसेट्स, एग्रीकल्चर, और साथ जो है ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आपके सामने देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये टोटल चेंज हो गया है। तो इसमें काफ़ी सारे अब हेड्स ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्म को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने वो MIS पे अपने जो एंट्रीज़ है, असल में जो मेरी प्रैक्टिस में चीज़ें आ रही हैं और जो काफ़ी सारे जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनकी ये ऑब्जर्वेशन में चीज़ आ रही है, और जो ले मैन है जो फर्स्ट टाइम रिटर्न करना चाहता है तो वो गलती भी यहाँ पे करता है। वो गलती क्या करता है कि FBR का जो बेसिकली डाटा है या उसके ऊपर वो रिलाई कर लेता है, या उसके पास जो डाटा उसका जो क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है वो उसके ऊपर रिलाई कर लेता है। दोनों को मैच नहीं करता वो। तो दोनों को मैच करना इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो FBR ने नहीं की होती,
और काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो आपको नहीं पता होता, FBR के रिकॉर्ड में होती हैं। तो जो रिकॉर्ड आपके पास है और FBR के पास जो रिकॉर्ड यहाँ पे डेटाबेस पे आ रहा है, तो उसमें डेफिनेटली फ़र्क भी हो सकता है, और मैंने काफ़ी सारे केसेस में देखा है फ़र्क है। तो वो दोनों को कंपाइल करके आपने रिटर्न को फाइल करना है। तो FBR का डाटा कहाँ से निकालना है, वो MIS पे जाएंगे, इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाएंगे, तो आपका डाटा निकल आएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका तरीका बताया है। तो अब आ जाते हैं हम इसमें इनकम के स्टार्ट में, इनकम फ्रॉम द रिसीव डिडक्शंस, ठीक है। और ऊपर है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में आपने यहाँ पे जो टोटल रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी है वो आपने ऐड करनी है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि ये आपको सही नज़र आए। तो अगर रेंटल इनकम आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप, पहले ये होता था कि आप खुद ही ऐड कर लेते थे, बट अब की बार ऐसा है कि अब यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी की डिटेल देना होगी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी की डिटेल जो, क्योंकि मेरे हेड में ये प्रॉपर्टी नहीं है उसमें एसेट्स में, तो इस तरह से वो उसको प्रॉपर्टी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। तो आप इसमें यहाँ पे आप प्रॉपर्टी रेंट लिखने के लिए सबसे पहले, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है इस तरह की, तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो भी है वो भी लिख सकते हैं और एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक इशू फेस करना पड़ेगा। वो इशू फेस ये होगा कि आप प्रॉपर्टी रेंट डिक्लेयर करने से पहले वेल्थ स्टेटमेंट पे जाएं, वहाँ पे एसेट डिक्लेयर करें। तो ये एक जनरल रूल है, ज़री बात है, आपके पास अगर एसेट्स हैं वो एसेट शीट में होंगे तो तब आप यहाँ पे लिख सकेंगे। तो ये अब इन्होंने डाटा सिंक कर दिया है कि एक तरफ अगर चीज़ जो है उसमें दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही तो वो अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी नहीं फाइंड कर रहे तो प्लीज़ ऐड थ्रू वेल्थ स्टेटमेंट, ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये इन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ और इसमें जो है प्रॉपर्टी में जो इसका रेंट है वो मैं लिख देता हूँ। और ये इस दफ़ा रेंट जो है वो मार्केट के हिसाब से एवेल्यूएट भी किया जाएगा और उसके मुताबिक आपको नोटिस भी आ सकते हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये वाला रेंट बेसिकली यहाँ पे इस मार्केट में इतना है भी सही या नहीं। तो ये आपने लाजमी इन चीज़ों को कंसीडर करना है। मार्केट वैल्यू के मुताबिक प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है जिसके ऊपर आपने ख़रीदी है, और जो रेंट वैल्यू है वो भी रियल में जो है वो लिखना है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपको इन फ्यूचर मसाइल आ सकते हैं। आगे फिर आ जाता है 1/10 अमाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट अगेंस्ट द रेंट। ये वो अमाउंट होती है जो डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए होती है, ये 1/10 होती है और ये 1/10 आपने खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसको आप लाजमी मेंशन करेंगे, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो फिर आपको इसमें यहाँ पे 1/10 अमाउंट बन जाएगी इसकी 7 लाख रुपीज़। तो ये हमने 7 लाख लाजमी लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये हमारे लिए फिर आगे मसला होगा, हमारा टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको आपने लाजमी लिखना है। ऊपर से हम इसको सेव कर लेंगे, साथ कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। आगे फोरफिटेड डिपॉजिट अंडर ए कंट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की है और उसमें जो है फोरफिटेड डिपॉजिट जो है वो हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिकवरी ऑफ अनपेड इररिकवरेबल रेंट अलाउ एज डिडक्शन। तो रिकवरी के ऊपर जो है इररिकवरेबल रेंट जो है वो नहीं है हुआ, तो वो भी एक स्पेसिफिक सर्टेन लिमिट तक हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अनपेड लायबिलिटीज़ एक्सीडिंग 3 ईयर्स। जो लायबिलिटीज़ हैं वो अगर यहाँ पे आपके बनती हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अनपेड जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आगे आ जाता है 1/5 ऑफ द रेंट बिल्डिंग ऑफ फॉर द रिपेयर। ये इसने खुद ही यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल रहेगी। अब डिडक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है इसकी बिल्डिंग की, वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। लोकल रेट टैक्सेस चार्जेस वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अगर ग्राउंड रेंट है इसका तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से, क्योंकि ग्राउंड रेंट के ऊपर टैक्स कम लगता है। प्रॉफिट ऑन कैपिटल बारोड फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई इस तरह का आपने किया हुआ है, प्रॉफिट वगैरह लिया हुआ है। शेयर इन रेंटल पेड
बैंक्स वगैरह जो है वो शेयर्ड इन के ऊपर अगर रेंटल वगैरह है, इनकम वगैरह, तो वो उसके ऊपर लिख सकते हैं। लीगल सर्विसेज चार्जेस, जैसे रिटर्न्स वगैरह करवाने के लिए या इस तरह के मज़ीद जो है लीगल सर्विसेज चार्जेस वगैरह हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। रेंट कलेक्शन की जो एक्सपेंडिचर है वो भी आप लिख सकते हैं। अमाउंट क्लेम एज इरिकवरेबल रेंट जो है, कोई इरिकवरेबल रेंट है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ट्रीटेड एज इनकम, अदर डिडक्शंस एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके चार्जेस वगैरह हैं वो आप लिख सकते हैं, ताकि आपका टैक्स जो है वो एक लिमिट तक रहे, ऐसा ना हो कि आपका टैक्स ज़्यादा हो जाए। तो रेंट कलेक्शन चार्जेस वगैरह जो हैं, अगर वो आपका कोई ऐसा बंदा है जिसको आपने हायर किया हुआ है इस मकसद के लिए कि रेंट कलेक्शन करे, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ओवरसीज़ भाई जो है उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे जो है अपने एजेंट्स रखे होते हैं जो कि उनसे फिर सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं। लीगल सर्विसेज हैं उसके अगर चार्जेस हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसको कर देंगे कैलकुलेट, और कैलकुलेट करने के बाद सेव करेंगे, और फिर हमारा रेंट का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में आ जाता है रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 155। अंडर 155 के तहत जो है रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी हम कलेक्ट करते हैं। वो टोटल अमाउंट आपने जो कलेक्ट की है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे। जो टैक्स होता ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो एडवांस टैक्स डिडक्शंस कर लेती हैं, तो उनका इस सेक्शन के तहत टैक्स की डिडक्शन और कलेक्शन होती है। सपोज़ आपका ये टोटल रेंट है, ठीक है, तो इस टोटल रेंट जो है इसके ऊपर आपका जो टैक्स है वो आपसे एडवांस अगर कलेक्ट कर लिया गया है और आपके पास रिसीप्ट्स वगैरह मौजूद हैं, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और साथ कैलकुलेट करेंगे, और जितना भी आपका टैक्स बनता है या आपसे काटा गया है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ये जितना टैक्स बना होगा यहाँ पे एडजस्टेबल में आएगा, तो वो यहाँ से आपका कट जाएगा, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये करना है। आगे आ जाता है कैपिटल गेन और एसेट्स एंड प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज़ वगैरह में आपके जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो आपने डिक्लेयर करने हैं। तो वो इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और साथ ही ऐड कैपिटल एसेट्स वगैरह आता है। शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी सोल्ड आउटसाइड द प्रीव्यू एनसीसी पीएल पीएसएक्स, कोई शेयर्स वगैरह आपने लिए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं उनका जो प्रॉफिट वगैरह है। शेयर ऑफ द कंपनी सोल्ड आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ एनसीसी पीएल और पीएसएक्स, जो स्टॉक एक्सचेंज में सोल्ड आउट हो चुके हैं उसके ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं। ज्वेलरी है, कॉइन्स हैं, गोल्ड है, इन चीज़ों के आपने किया हुआ है इन्वेस्ट और उनके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं। पेंटिंग है, मोटर व्हीकल्स है, अदर्स है, वो सब जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम करेंगे ये अपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स वगैरह को, तो शेयर ट्रांसफ़र वैल्यू है वो लिख लेंगे, जो एग्जेम्प्टेड है वो भी लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। ये आपके पास जो स्टॉक एक्सचेंज में हमारे भाई काम करते हैं उनको पता है, उनको जो ब्रोकर्स वगैरह हैं पूरी डिटेल देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लिखना है आपने। इसके बाद आ जाता है कैपिटल गेन वगैरह। कैपिटल गेन में आप यहाँ पे वो जो रेंट है, प्रॉपर्टी है, उसको लिखेंगे। अगर आपका डेट ऑफ सेल और डिस्पोजल हो गया है वो लिखेंगे डेट, और अपडेट कर देंगे, तो फिर आपका कैपिटल गेन फिक्स है 15%, वो कैपिटल गेन आपका आ जाएगा यहाँ पे। लेट्स सपोज हम ज्वेलरी और शेयर्स का लिख लेते हैं, तो इसका ये कैपिटल गेन कैसे करेगा वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ है, कैलकुलेट करेंगे आप। यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले इससे लिखें, गलत अपने पोर्शन के ऊपर लिखा है। 10 लाख रुपीज़ जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेशंस कैपिटल गेन की।
प्लीज़ ऐड कैपिटल गेन ऑन द सिक्योरिटीज़ एज ए फाइनल इनकम ऑन द टैक्स डिडक्शन। जो टैक्स है फाइनल इनकम है उसमें आपने लिखना है, तो फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ से लिखेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे और टैक्स डिडक्शन जो है उसके ऊपर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। बाद आप इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है मिनिमम टैक्स। जो मिनिमम टैक्स है इसमें ये कहता है टैक्स डिडक्शन फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट ऑन द कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट थ्रू FCVA NRVA अंडर सेक्शन 151DA डिवीजन 2 पार्ट स्केड्यूल फर्स्ट स्केड्यूल के तहत। जो ये जितने भी है ना इसके सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, इस सर्टिफिकेट्स को जितने आपको मिले उनकी जितनी भी अमाउंट बनती है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो ये खुद से अपनी कैलकुलेशन कर लेगा। तो वो साथ इसमें टैक्स जो कलेक्शन है वो आपकी लिखी हुई भी होगी, तो जो जितनी अमाउंट लिखी हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो टैक्स जो चार्जेबल है वो वहाँ पे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये है कि आपने ये वाला लिखना है, ये इसमें वेरिएशन आती रहती है क्योंकि इसमें जो कलेक्शन है वो ब्रोकर के थ्रू और एजेंट्स के थ्रू हो रही होती है टैक्स की, तो वो आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन नज़र भी आएगा। तो ये आपने सेम एज इट इज़ जितना वहाँ पे सर्टिफिकेट पे आ रहा हो, जितना हो रहा हो आपका टैक्स डिडक्ट, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सेव करेंगे और फिर बढ़ जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। रिसीव डिडक्शंस के पोर्शन के ऊपर आप आ जाएंगे। रिसीव डिडक्शन के ऊपर अदर इनकम जो है वो आपकी यहाँ पे आ रही है। आपका कोई बैबूज सर्टिफिकेट है, पेंशन्स है, बेनिफिट्स हैं, अकाउंट्स है, शोदा फैमिली बेनिफिट्स अकाउंट्स हैं, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। रॉयल्टी है वो लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा है कि ये सारे चीज़ें जो है अप्लाई होती हैं कुछ लोगों के ऊपर, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जितना भी टैक्स कटा हो उसके मुताबिक लिख सकते हैं। ग्राउंड रेंट है वो लिख सकते हैं। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ द लैंड बिल्डिंग, रेंट फ्रॉम लीज बिल्डिंग विद द प्लांट एंड मशीनरी, फैमिली पेंशन एनुटी, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी अगर मुतलका है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लोन, एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट रिसीव इन कैश या अदर कोई भी रिसीप्ट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसकी, तो इनकम सोर्स वो आपका ऐड हो जाएगा। लाइक 5 लाख रुपीज़ जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेट साथ साथ करते जाना है ताकि ये है कि आपकी कोई कैलकुलेशन मिस ना हो, और सेव भी कर देना है ताकि ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी इशू की वजह से पूरा काम किया हुआ ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे अदर्स के जो पोर्शन है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सेव कर लेंगे। सेव के बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा एडजस्ट करना है आपने। एक तो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो टैक्स डिटेल्स हैं वो आपने लाजमी अपने पास रखनी है। लाइक उसके एग्जांपल दूं, ये मिल जाते हैं। बैंक में कोई टैक्स कटा है तो बैंक से भी सर्टिफिकेट आप लाजमी लें। आपका कोई बिल है, इंटरनेट का बिल है, या आपकी सिम के ऊपर इवन आपकी जो मोबाइल्स ऐप्स हैं वो भी आपको वहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसमें पूरे साल का सिंपल सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा और डाउनलोड सर्टिफिकेट की एक साइड पे पूरी अमाउंट लिखी होगी जिसमें आपके पूरी जो ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, आपने जो सिम के ऊपर बैलेंस वगैरह लोड किया है और साथ उसमें जो टैक्स डिडक्शन है वो बाकायदा क्लियरली मेंशन होगी। तो वो सारी डिटेल्स आपने नंबर वाइज वहाँ पे अगर यहाँ पे मिसिंग है तो वो लिखना है। अंडर सेक्शन 1511A प्रॉफिट अगर हुआ है तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। प्रॉफिट ऑन दी डेट 151B, ये जितने भी सेक्शंस हैं ये यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह जो है आपकी स्टेटमेंट में विद द सेक्शन
वहाँ पे मेंशन होंगे, उनको आपने कैलकुलेट करना है, सेपरेट कर लेना है पूरी ट्रांजैक्शंस को और कैलकुलेट करके आपने उसके मुताबिक यहाँ के लिखना है। प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो अंडर सेक्शन 1511C फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, ये सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है जिस तरीके नया पाकिस्तान वगैरह की जो स्कीम्स वगैरह हैं उसके तहत आपको जो प्रॉफिट दिया जाता है तो वो 15% फिक्स है, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। 1511D प्रॉफिट ऑन डेट जो है 151 फ्राम दी अदर सोर्सेज अगर है कहीं पे, अगर अदर आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आ रहा है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट ऑन टू नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट का प्रॉफिट का अकाउंट बना हुआ है तो वहाँ से प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो वो ये सारे सोर्सेज आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे वो डिटेल्स वगैरह बतानी होगी, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स और फिर साथ कंटेंट वगैरह। अकाउंट बाउंड ऑन द सर्टिफिकेट्स, करंट आर सेविंग, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये 3-4 जो है इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स वगैरह आप देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकेंगे और फिर कैलकुलेट कर देना है। उसके ऊपर जितनी टैक्स डिडक्शन हो चुकी है वो टैक्स डिडक्शन आपने मेंशन कर देनी है। अगर कम है तो उसमें आपको फिर जो बकाया रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करना होगी और उसके बाद ही आप आगे इसमें बढ़ सकेंगे। तो इसमें मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेंशन कर देता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी जो है सेम लाइक दैट आपने मेंशन करने हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बैंक, आगे अकाउंट नंबर वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें फॉर द एग्ज़ाम्पल मैंने मेंशन कर दी और यहाँ पे आपको ये अलाउ कर देगा लिखने के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप जितना भी आपका प्रॉफिट है वो आप लिख सकते हैं, साथ ही कैलकुलेट कर देंगे। You have entered a profit amount less than 5 million, then enter amount has been transferred to the final tax। अगर ये अब लेस देन 5 मिलियन होगा तो ये फाइनल टैक्स की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट, बल्कि प्रीवियस एक सेक्शन रह गया है उसको हम देख लेते हैं फाइनल टैक्स की। यहाँ पे वो जो पीछे पॉपअप आ रहा था कि फाइनल टैक्स की तरफ चला जाएगा तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये डिविडेंड का सेक्शन है नॉन रेजिडेंट का, सेकंड स्केड्यूल के तहत वो लिख सकते हैं। डिविडेंड अंडर सेक्शन 157.5 है वो आप लिख सकते हैं। आपके रेलिवेंट सर्टिफिकेट जितने भी आपको मिलेंगे आपको वहाँ से फाइंड आउट करना होगा कि मेरे रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है जिसमें मैं क्लेम कर सकता हूँ, और रेलिवेंट ही क्लेम करना है, अदरवाइज फिर आपको इशू हो सकता है। आपकी रिटर्न तो सबमिट हो जाएगी लेकिन आपको इन फ्यूचर इशू हो सकता है। Profit debt under section 1511B from the account deposit, profit debt under section 1 the गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अमाउंट यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे आप। डिविडेंड अंडर सेक्शन फिर 150 जो है 7.5 है तो वो आप जितनी भी डिविडेंड आपको मिलेगी उसके मुताबिक आपने यहाँ पे मेंशन करना है और कैलकुलेट कर देना है। टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद आ जाएगा फॉरेन सोर्स जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे अभी क्योंकि फॉर्म नहीं हुआ है तो थोड़ी एरर भी आ रही हैं, काफ़ी हद तक एरर काउंटर हो गई हैं, बट ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा फॉरेन सोर्स इनकम जो है, उसके ऊपर फॉरेन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉरेन, जहाँ पे आप पूरा एड्रेस मेंशन करेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे उसका लिख सकेंगे, ऐड कर देंगे। जो लोकल प्रॉपर्टी है उसको ऐड नहीं करने दिया जाएगा, वो आपको पहले बैलेंस शीट वेल्थ स्टेटमेंट में करना होगी तब ये है, लेकिन फॉरेन जो प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू रिसीप्ट, आपकी रिसीप्ट जो है ग्रॉस रेवेन्यू वहाँ पे आपके पास मौजूद है, उसकी वैल्यू
कन्वर्जन आप निकाल के यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट जो है वो भी आप मेंशन कर देंगे, एक्सपेंसेस वगैरह कितने हैं सपोज वो आप मेंशन कर देंगे। और साथ एग्जेम्प्टेड इनकम जो है, अगर वो कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो उसमें आप मेंशन कर देंगे, और नॉर्मल इनकम जो है उसको आप मेंशन करेंगे, तो फिर टोटल पेड फॉरेन इनकम यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एड टैक्स आइडेंटिटी, जो फॉरेन आपने कंट्री में टैक्स पे किया होगा तो वो आप आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे और उस कंट्री का लिखेंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो लॉ है वो ये है कि डबल टैक्स नहीं लिया जा सकता। और ये ट्रीटी साइन होती हैं, जो ट्रीटीज़ साइन है उसमें जिन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की ट्रीटीज़ साइन है, तो पाकिस्तान के अंदर उस जगह पे अगर टैक्स लिया गया है तो यहाँ पे फिर डबल टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो ये एक सेटल लॉ है, उसके तहत यहाँ पे कोई फॉरेन सोर्स का अगर वहाँ पे टैक्स लिया गया है और पाकिस्तान ने उस कंट्री के साथ ट्रीटी साइन की हुई है तो वो टैक्स नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे आप कर देंगे नेक्स्ट। ऊपर जो बार बार एरर आ रहा था वो एरर इस वजह से आ रहा था क्योंकि हमने उसकी एंट्री नीचे करनी थी एडजस्टेबल टैक्स में, और जो फाइनल टैक्स है उसमें वो हमने एडजस्टमेंट करनी थी, क्योंकि अगर तो जो सर्टेन लेवल है उससे बिलो है तो फिर फाइनल टैक्स में एंट्री होगी, अदरवाइज़ आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो रेड जो बार बार एरर आ रही थी उसको मैंने डिलीट किया तो अब ठीक हो गया। नीचे मैंने ऐड किया, अब नीचे जैसे ही जो है एंट्री हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें ये अलाउ कर देगा। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, जैसे ही कैलकुलेट हमने किया तो इसने यहाँ पे टैक्स वगैरह निकाल के दे दिया। अब इसमें जितना टैक्स जमा होगा आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और जो जमा नहीं हुआ तो वो बकाया फिर आप उसमें फाइनल जो रिसीप्ट है जिसके तहत आप पेमेंट करेंगे वो आप देंगे। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 एट द रेट 15% नॉन रेजिडेंट पार्ट 4 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल। इसके तहत आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, जितना भी टैक्स बनता है, जितनी कैलकुलेशन हुई है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको। ये वाली डिटेल्स आपको ब्रोकर और जो भी आपके जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में ये पूरी डिटेल्स लिखी होगी, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाली डिटेल कहाँ से आ रही है। तो ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो फर्जी चीज़ें समझा रहा हूँ, एक्चुअल ये आपको सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सेव करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। जहाँ पे नेक्स्ट में आ गया फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम। ये फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं जो भी एड्रेस है, और इसके बाद फॉरेन बिजनेस इनकम लॉस ये यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, इनकम भी मेंशन कर सकते हैं, लॉस भी मेंशन कर सकते हैं। ये ऊपर टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इनकम आ रहा है, नॉर्मल इनकम आ रहा है, टैक्स पेड ऑन दी फॉरेन इनकम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉरेन कैपिटल गेन जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स आप अपनी जो फॉरेन इनकम है वो लिख सकते हैं, बट इसका असूल मैंने पहले बता दिया है कि एक जगह पे ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, दोनों जगह पे नहीं देना पड़ेगा। फॉरेन सैलरी इनकम है, सैलरी में आप एम्प्लॉयर जो है वो लिख सकते हैं और ऐड करके यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। ऊपर ऐड टैक्स आइडेंटिटी भी आ रहा है तो उसका आपने देखना है। आगे फिर आ जाता है इसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस। ज़कात है, आपने कोई ज़कात दी है उसके ऊपर जो अलाउंसेस वगैरह आप इसको क्लेम करना चाहिए यहाँ पे। वर्कर वेलफेयर फंड है, इसमें आपने दिया हुआ है एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, लाइक आपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस और ज़कात दो ऐड करने हैं तो ये यहाँ से ऐड हो जाएंगे। और आपने जितनी डोनेशन दी है उसने शर्त यह है कि वो बाकायदा तौर पे इसके पास SCCP में या तो रजिस्टर हो डोनेशन वाली जो इदारा है, या फिर ये है कि कंपनी रजिस्ट्रार इसके फर्म रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो तो फिर अलाउ है, अदरवाइज़ ये अलाउ नहीं है। तो आपने सपोज़ कोई डोनेशन दी है तो वो यहाँ पे आप क्लेम करेंगे।
कैलकुलेट कर लेंगे आप। और यहाँ पे एजुकेशन वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आप लिख देंगे, आपके जितने बनते हैं वो आपने यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर लेना है, सेव कर लेना है। और यहाँ पे आपको एक फिर एरर आएगा, ये एरर नहीं है, ये बेसिकली इंडिकेशन है। प्लीज़ इंटर द एप्लीकेबल टैक्स रेट यूजिंग, तो वो बेसिकली कह रहा है कि एट्रीब्यूट्स यूज़ करें ताकि इसमें मज़ीद आप डिटेल का पता चल सके। ये कितने चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जितने की आप ये एजुकेशन की जो चीज़ें हैं वो क्लेम कर रहे हैं, एक्सपेंसेस वगैरह, तो वो आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखें। जितने चिल्ड्रन हैं उनको आप ऐड यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद फिर ये कैलकुलेट कर देगा, फिर ये वाला एरर नहीं आएगा। तो एट्रीब्यूट्स में अब ये एक चीज़ आ गई है डिटेल में कि साथ जो है वो आपको इंडिकेशन दे देता है कि ये वाला आप काम करें। आगे फिर आ जाता है टैक्स रिडक्शंस वगैरह। टैक्स रिडक्शन में वो टैक्स रिडक्शन ऑन टैक्स चार्ज बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट ऑन द एक्सेसिव एप्लीकेबल रेट्स वगैरह है। टैक्स डिडक्शन ऑन द इनकम ड्राइव फ्राम द स्टार्टअप बिजनेस 100% बाई वोमेन, किसी वोमेन ने अगर 100% बिजनेस किसी वोमेन ने स्टार्ट किया है तो उसको टैक्स रिडक्शंस वगैरह आप क्लेम कर सकते हैं। और टैक्स रिडक्शन ऑन द कैपिटल गेन ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर क्लास 9A पार्ट 3 सेकंड स्केड्यूल फॉर द एक्स सर्विस मैन ऑफ द सर्विंग पर्सनल ऑफ द आर्मी ऑफिसर। ये मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जाम्पशंस हैं यहाँ पे, ये आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर फॉल करते हैं। तो आगे आ जाता है फिर टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट्स भी आपने लाजमी करने हैं क्योंकि इससे आपको जो टैक्स में वो कमी आती है, लेकिन ये जेन्युइन होने चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप खुद से क्लेम करें और वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही ना हो। लाइक टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन द शेयर ऑफ द इनकम। लाइक आपने एक एओपी फर्म में आप पार्टनर हैं और आपने ऑलरेडी वो टैक्स पे किया हुआ है एओपी में, तो उसका क्रेडिट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। डोनेशन है, आप डोनेशन का क्लेम कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं तो वो कर सकते हैं। और ये टैक्स क्रेडिट कंट्रीब्यूशन अप्रूव्ड पेंशन फंड वगैरह, पेंशन फंड वगैरह के आप कर सकते हैं। और टैक्स क्रेडिट पीओएस मशीन्स वगैरह यूज़ जैसे करते हैं हम लोग, तो उसके जो टैक्स क्रेडिट्स हैं वो भी आप अपनी स्टेटमेंट में देख सकते हैं। आपको जितना भी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट हुई है या डेबिट कार्ड के ज़रिए से पीओएस में, तो उसमें ये यहाँ पे आए होते हैं। टैक्स क्रेडिट फॉर द सर्टेन पर्सन स्टार्टअप, टैक्स क्रेडिट फॉर द सर्टेन पर्सन कोलिंग माइन प्रोजेक्ट। ये डिफरेंट किस्म के जो टैक्स क्रेडिट्स हैं ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे आप इसमें एलिजिबल अमाउंट जो है वो आपने मेंशन करनी है, जो भी एलिजिबल अमाउंट है आपके पास, वो आपके डिटेल्स आपके पास मौजूद होगी। ये क्योंकि रजिस्टर जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे, साथ कैलकुलेट करते जाएंगे। इसके बाद आ जाता है एओपी। एओपी यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि एओपी का लिंक नहीं है यहाँ पे। अगर एओपी का आपने क्लेम करना है तो उसके लिए आपकी इस प्रोफाइल में एओपी कंपनी का लिंक होना लाजमी है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। ये अंडर सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है चैरिटेबल 100C, तो इसमें टैक्स क्रेडिट जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कैलकुलेट कर देंगे आप। कंट्रीब्यूशन अप्रूव पेंशन फंड अंडर सेक्शन 63, ये कंट्रीब्यूशन आपकी अगर कोई अप्रूव हुई है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो टैक्स क्रेडिट पीओएस मशीन वाले हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। लाइक आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख या 10,000 जो है वो आपको क्रेडिट्स मिले हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे, कैलकुलेट करके नेक्स्ट करेंगे। आगे आ जाता है रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 115, और यहाँ पे आपके पास ये ऑलरेडी एडजस्टेबल टैक्सेस वगैरह और सारी डिटेल्स पहुँच चुकी हैं।
विद होल्डिंग टैक्स में जितने भी टैक्सेस हैं विद हेल्ड किए गए हैं उनको आपने क्लेम लाजमी करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका टैक्स बढ़ जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एफबीआर ने खुद यहाँ पे मेंशन की हैं और ख़ुद डिडक्ट की हैं, वो इनके पास मौजूद थी, वो यहाँ पे आ जाएंगी। और आगे फिर ये है कि फाइनल टैक्स में जो आपका विद होल्ड हो चुका है टैक्स वो भी आ चुका है। और इसके अलावा अगर कोई आप मज़ीद एडजस्ट करना चाहते हैं, लाइक जैसे आपका टेलीफोन वगैरह का, या कोई आपने कोई गाड़ी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन की है तो उसमें आपने पूरी डिटेल्स देनी है और यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फ़ोन यूनिट अंडर सेक्शन 236 ये आप ऐड कर रहे हैं और इंटरनेट का ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल दे देंगे और एडजस्टमेंट क्लेम कर लेंगे। ये आ रहा है यहाँ पे आपके पास, इसकी यहाँ से मेंशन करना होगा, मेंशन इसका रेफरेंस नंबर करना होगा। लाइक मैं कोई भी मेंशन कर देता हूँ रेफरेंस नंबर फॉर एग्जांपल, और साथ इसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे देता हूँ। बट जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं आपने वो तमाम देनी है। यूटिलिटी टाइप गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, यूटिलिटी कंपनी, पासको, सीएनजी, पीएल जो भी है वो आपने लाजमी देनी है। ये यहाँ पे अलाउ कर रहा है, बट ये है कि ये बाकायदा वेरीफाई होनी चाहिए, कल को आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे तो ये आपको अलाउ कर देगा, अदरवाइज़ ये आपका ऐसे ही रहेगा। सेम लाइक दैट आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर लें, रेफरेंस नंबर वगैरह दे दें और नीचे भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें जो भी इनके रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं। जितना भी आपका फ़ोन आपने ड्यूरिंग द ईयर यूज़ किया है वो सर्टिफिकेट आपको बताया था मैंने, वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करेंगे, उसमें टैक्सेस और टोटल अमाउंट वो मेंशन होगा कि टैक्सेस कितने हैं और टोटल अमाउंट कितनी है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। सेम लाइक दैट इंटरनेट का भी यही सीन है, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है और उसी सर्टिफिकेट से आपने देख के उसका टैक्स जो बनता है वो भी आपने यहाँ पे क्लेम कर लेना है। यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर देना है और उसके बाद फिर आपने अगर कोई क्लेम करना है ऐसा जैसे डिविडेंड वगैरह है फाइनल टैक्स रजीम में, तो वो यहाँ पे आपकी आ रही हैं। सेव करके आपने चला जाना है नेक्स्ट के। कंप्यूटेशन में ये आपकी पूरी डिटेल्स आ रही हैं, आपने यहाँ पे कितना एक इनकम जो है आपकी थी और गेन कितना है, और इसके अलावा इनकम लॉस सोर्सेज जो हैं वो आपने यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ये पूरी कंप्यूटेशन में डिटेल्स वगैरह आ रही हैं आपकी। कोई भी टैक्स जो आपके ज़िम्मे बनता होगा वो यहाँ से आप प्रीपेयर PSID करके आप टैक्स पे कर सकते हैं। और अगर आपकी एग्रीकल्चर साथ इनकम है तो वो यहाँ से आप एग्रीकल्चर की इनकम मेंशन कर देंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके ऊपर और यहाँ से आपको एग्री इनकम बाकायदा तौर पे मेंशन करना होगी कि किस एरिया में है, कहाँ पे है, कितनी है। ये डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एग्री प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड ओपन प्लॉट, फ्लैट, फार्म हाउस, डेट ऑफ एक्विजिशन, लैंड एरिया जो है वो आप मेंशन कर लेंगे और साथ टोटल एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आप मेंशन कर लेंगे। टेरिटरी जो है वो मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, आगे पूरी डिटेल आ जाएगी और ये उसका मोहल्ला और ये सारी चीज़ें करके सेव कर देंगे आप। ये जैसे ही सेव हो जाएगी तो यहाँ पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना इनकम की जो है डिटेल्स वो लिख सकेंगे। और अगर आपकी एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड आप बेसिकली ये जो FBR का फॉर्म है, ये FBR का फॉर्म आपसे एग्रीकल्चर इनकम यहाँ से क्लेम नहीं करेगा। अमाउंट जो है आपका ये जिस इसमें होंगे आप प्रोविंस में होंगे वो उस रेलिवेंट प्रोविंस में आपने जमा करवाना होता है टैक्स एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पे आपने डिक्लेयर ज़रूर करना है बट जमा वहाँ पे ही करवाना है।
तो इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आप जाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे फॉरेन एसेट। ये अभी आप पहुंच गए वेल्थ स्टेटमेंट पे। वेल्थ स्टेटमेंट पे फॉरेन एसेट्स जितने हैं वो आप यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दें। इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर आपकी, वो डिटेल में आप लिखेंगे। एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, जो भी है वो आप लिखेंगे। इवन कंट्री भी, यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन है। जो दूसरा आम फार्म है उसमें कंट्री का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपने एसेट्स लिख सकते हैं। एसेट्स की देखिए, कैश इन हैंड है, इन्वेस्टमेंट एडवांस है, एसेट हेल्ड ऑन दी अदर नेम है, मोटर व्हीकल्स है, ये सारी चीज़ें आप लिख के यहाँ पे फिर कर देंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट में आप जितनी भी आपकी इनकम है वो उसके मुताबिक आपका यहाँ पे रिकनसाइल अमाउंट आ जाएगा। और रिकनसाइल अमाउंट ये एग्जेम्प्टेड इनकम, टोटल जो नॉर्मल इनकम है आपकी, नॉर्मल इनकम डिक्लेयर एज पर द टैक्स रिटर्न सब्जेक्टेड टू नॉर्मल, वो यहाँ पे आ रही है। जो एग्जेम्प्टेड है वो यहाँ पे आ रही है। और इनकम एट्रीब्यूट्स टू रिसीप्ट डिक्लेयर, जो आपकी रिसीप्ट्स के ज़रिए से जो आपने डिक्लेयर किया है, डिविडेंड वगैरह और पेंशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है, तो वो यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट ये पोर्शन आ रहे हैं। तो आपका ये वाला जो अनरिकनसाइल अमाउंट है ये हमेशा माइनस होना चाहिए। अगर ये प्लस में है तो फिर कहीं ना कहीं पे आपकी गलती है। तो बैलेंस शीट के ऊपर मेरी काफ़ी सारी पहले भी वीडियोस मौजूद हैं। बैलेंस शीट का तरीका तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें आपने एक ही ख्याल रखना है कि इसको ज़ीरो करना है। जैसे ही आप ज़ीरो करेंगे अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे। अगर आपका कोई एक्सपेंसेस इसकी एसेट्स वगैरह आपने ख़रीदे हैं तो वो एसेट डिक्लेयर करेंगे। तो डेफिनेटली जब आप या एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं या फैमिली से कंट्रीब्यूट करवा रहे होते हैं और या फिर आपकी कोई रिमेनिंग माइनस में अमाउंट बचती है तो उसका आप एसेट ले लेते हैं, तो फिर वो एसेट डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट ज़ीरो हो जाती है। और ज़ीरो होने के बाद ही आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। तो आज की डेट तक तो एफबीआर की रिटर्न जो है सबमिट नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक इनेबल नहीं हुआ फॉर्म। आपको साथ अपडेट रखेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई आपका इसके रेलिवेंट आपका क्वेश्चन हो आप लाजमी पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और मेरी आदत है, मैं कमेंट सेक्शन में मैं और मेरी टीम फ़ौरन रिप्लाई करते हैं। और हम प्रेफर करते हैं कि यूट्यूब की कम्युनिटी को फ़ायदा हो और वहीं कमेंट से किया जाए बजाय व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।